तो स्वागत है सभी का इस वाले वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 को। और आप भी अगर सोलो लेवलिंग के फैन है और काफी समय से वेट कर रहे हो सीजन 3 के आने का, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। आपका भाई लेके आ चुका है आपके लिए ये वाली सीरीज। अगर इस वाली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो कंटिन्यू। तो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक हंटर को जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्क होता है, जो हमें सीजन 2 के एपिसोड में भी दिखा था। वो यहाँ पर किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, पर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताना। तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। वो दिखने में काफी अजीब और गंदा सा था। वो दोनों ईस्ट की एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्क है, मतलब कि वो जिन्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्क बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्क एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है एक हंटर जो उनकी तरफ आ रहा था। फर्स्ट मोनार्क समझ जाता है कि ऐसी की चालते हमें यहाँ बुलाने की। तभी वो हंटर बोलता है तुम कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। तभी फर्स्ट मोनार्क बोलता है अगर हम कर भी रहे हो तो तुम्हें इससे क्या। तभी वो दूसरा मोनार्क एक पोर्टल बना लेता है और फर्स्ट मोनार्क से बोलता है हमारे पास इतना समय नहीं है इन सब चीजों के लिए। फर्स्ट मोनार्क भी बोलता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगता है। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फर्स्ट मोनार्क एक आइस बॉल बना लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हंटर और कोई नहीं बल्कि जिनू का फादर होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिनू गया था। वहाँ उसका सामना डंजन के बॉस से होता है जो काफी गुस्से में लग रहा था। वो बोलता है जिनू को तुमने काफी अच्छे से फाइट की और अभी तक जिंदा भी बचे, पर अब तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। इस जंगल में मेरी आर्मी चारों तरफ छिपी हुई है। फिर वो अपनी आर्मी को आवाज लगाता है पर बहुत देर तक कोई नहीं आता। जिनू स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है। और हमें दिखाई देता है कि जिनू के शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी उन मॉन्स्टर्स को मार चुके थे और वो लोग उन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी को लेकर बाहर आते हैं। ये देखकर बॉस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने बची हुई आर्मी को उन पर अटैक करने के लिए बोलता है, पर जिनू भी अपने शैडो सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और जिनू के शैडो सोल्जर्स आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वो ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और जिनू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और बॉस को जमीन पर पटक देता है। फिर जिनू बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही सही जवाब दो तो शायद मैं तुम्हें दर्द कम होने दूंगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिनू समझ जाता है कि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ 100 लेवल होने के बाद ही यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड रीड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था तो वो उस की को यूज कर सकता था। इसलिए वो उस की को अपने इन्वेंटरी से बाहर निकालता है। उसके सामने उसकी सारी डिटेल्स आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन टेम्पल की है जहाँ पर जिनू को ये सारी पावर्स मिली थी। ये उसके लिए बड़ी बात होती है कि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बना उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, और जब भी उसने जानने की कोशिश की सिस्टम ने इंटरफेयर कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम उसे खुद बुला रहा है। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि उस की पर 417 घंटे का टाइमर लगा था, मतलब वो इसे अभी यूज नहीं कर सकता। जिन्हों सोचता है चलो इतना टाइम वेट किया तो इतना और सही। पेसिन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जिन्हों काफी गुस्से में होता है क्योंकि जिन्हों के हेटर्स ऑनलाइन काफी हेट फैला रहे थे। वो उनका रिप्लाई दे रहा होता है। तभी जिन्हों भी वहाँ आ जाता है। वो एक बैग भर कर एसएस स्टोन जिन्हों को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें एक नई गिल्ड बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्हों कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉइज की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्हों कहता है अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमें नए एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ेंगे, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। तभी जिन्हों कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने हमारी नई गिल्ड के नाम के बारे में सोचा? फिर दोनों गिल्ड के नाम के बारे में सोचने लगते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। तभी जिन्हों कहता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? जिन्हों को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ नहीं बोलता। वो मन ही मन सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा, भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है। वहाँ हंटर चा होती है। जिन्हों पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो चा जवाब देती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हों पूछता है क्यों, चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया गया है? तभी चा बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिन्हों कहता है फिर तुम्हें हमारा सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शौक हो जाती है और पूछती है क्या तुमने सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रखा है? तो जिन्हों कहता है हाँ मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। तभी जिन्हों बोलता है अरे मैंने कब डिसाइड किया, और जो मैंने नाम सजेस्ट किए थे उसका क्या? जिन्हों कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं तो मुझे लगा तुम भी एग्री करते हो। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट काफी तेज है पर वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही है। उसे शक होता है कि चा कुछ छुपा रही है। जिन्हों कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो तुम हमारे गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो?
हो। चा बोलती है मैं उनका कनेक्शन तोड़ने के लिए जो भी पेनल्टी होगी वो पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिनू और भी ज्यादा डाउट में आ जाता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने के लिए भी रेडी है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनू कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी की भी जरूरत नहीं है। जिनू पूछता है फिर क्यों हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो। चा बलस करने लगती है। सच तो यह था कि वो जिनू को पसंद करती थी, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी, इसलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाती, बस बलस किए जा रही थी। जिनू कहता है ठीक है, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। चा पूछती है कैसा एग्जाम। जिनू कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसएसएन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है। तो जिनू सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए, इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वो चा को अपने पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है। वो दोनों साथ ही जिम में पहुंच जाते हैं। चा ये देखकर काफी शौक होती है। वो सोचती है ये कैसे हुआ। तभी जिनू बोलता है चलो शुरू करते हैं, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैं अपना वेपन तो ऑफिस में ही भूल आई। फिर वो जिम के स्टोरेज रूम से एक सवार लेके आती है और कहती है अब मैं रेडी हूँ। जिनू एग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरी आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिनू कहता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर तुम खुद से सरेंडर नहीं कर दो तब तक विनर डिसाइड नहीं होगा। जिनू मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने चा को बोला था कि मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर का यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने समन करना सही नहीं होगा। जेजू आइलैंड पर चा बेरू की वजह से ही काफी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रीज बेस्ट चॉइस है चा के लिए। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है। दोनों की शॉट टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन भी बिल्डिंग में ही होता है, उसको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिनू और वहाँ चा दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि ये यहाँ पर कब आए और क्यों। तभी उन्हें याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा उसमें आती है वो सबसे पहले जिनू का नाम पुकारती है। चेयरमैन को लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनकी प्राइवेट मेमोरीज रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और फाइट की वजह से उनके पीछे की पेंटिंग गिर जाती है, लेकिन चेयरमैन को कुछ गलती लग रहा होता है। अब उनको क्या लग रहा था ये तो मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देखकर जिनू भी शॉक हो जाता है। तभी चा बोलती है यही ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था, तुमने कहा था तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यूज करोगे तो उसे समन करो ना। बेसिकली वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिनू बोलता है इससे तुम्हें हर्ट हो सकता है। चा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिनू फाइनली बेरू को समन कर देता है और उसे एक ऑर्डर देता है कि चा को बिना हर्ट किए डिफीट करो। तो बेरू कहता है ठीक है मेरे किंग। फिर वो जोर से रोर करता है जिससे जिम के सारे शीशे टूट जाते हैं। चा उसे देखकर सोच रही होती है कि जिनू ने इस मॉन्स्टर से फाइट की थी। तभी बेरू अटैक करने के लिए अपने पंजे निकाल लेता है, लेकिन जिनू कहता है इसे अंदर कर लो, अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेरू अपने पंजे अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे चला जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। तो चा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा तुम्हारी इसी ट्रिक में फंसूंगी। फिर वह तुरंत अपनी तलवार से अटैक कर देती है, लेकिन बेरू अपने 2 उंगलियों से अटैक को रोक लेता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि अपोनेंट को बिना चोट पहुंचाए उसे डिफीट करना है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाला अपने आप ही हार मान ले। चाहे एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है, वो भी एक जगह से बिना हिले, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट को इधर उधर करके। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है जिसके प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिनू कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है नहीं मुझे और भी फाइट करनी है। जिनू को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग था, उसका जन्म सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनू देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंशन को दबा रहा होता है। फिर उनका दोबारा फाइट स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू अटैक को डोज ही नहीं कर रहा था बल्कि अटैक भी कर रहा था। इसकी वजह से चा की सोड भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी चा हार नहीं मान। वो डिसाइड करती है कि इस बार वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी, और वो अपना ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली वो बेरू पर अपना अटैक लैंड भी कर देती है। यह अटैक बेरू के चेस्ट में लगा था जिससे सवार उसकी चेस्ट में घुस जाती है। तभी जिनू देखता है कि इस अटैक की वजह से वो अपना किलिंग इंटेंशन को ज्यादा देर तक दबा कर नहीं रख पाता और गुस्से में आ जाता है। वो जिनू का ऑर्डर भूल जाता है और उसे एंट क्यून की बात याद आने लगती है और वो एंट क्यून का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। तुम्हें अपने एनिमी को जान से मारना होगा। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ता है। जिनू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जिनू जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। तब जाके बेरू शांत होता है और तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगता है। जिनू चा से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। फिर वो चा से कहता है ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम
था, इसके लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन चा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। जिनू बोलता है आखिर तुम मेरे गिल्ड में क्यों आना चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। लेकिन वो मनी मन सोचता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात होगी। फिर वो जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है, और इतना कहकर वो ब्लश करने लगती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वाला एपिसोड जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और याद से अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाली सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट में जरूर लिख देना कंटिन्यू।